हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एन के पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और 10th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति के बारे में। और ये एग्जाम की दृष्टि से 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम की दृष्टि से, और हमारे जीवन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम जब जब इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह होगी, उन सभी की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनकी ऊंचाई मापना है, तो ऐसा अभी तक कोई औजार नहीं बनाया है, नहीं बना पाए, इतना बड़ा बनाते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको समेटने में बहुत दिक्कत आती है, तो ऐसा कोई फित्ता वगैरह नहीं कि उसको ऊपर से इतनी नीचे तक उसको माप सके। ठीक है, इसलिए ये त्रिकोणमिति ने बहुत ही काम आसान कर दिया है। ठीक है, जिससे हम फॉर्मूलों की मदद से नीचे खड़े रहकर भी उसकी हम हाइट को माप सकते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हाइट मापने के लिए, और जो बड़ी बड़ी रोडें होती हैं, बड़ा बड़ा रास्ता होता है, ठीक, उसकी भी दूरी मापने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, और हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कभी भी नेगलेक्ट मत करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही किसी को ये क्या बहुत ही घृणाकारक लगता है टॉपिक है, बहुत ही बेकार सा है, बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप समझने बैठो ना, तो बहुत ही इसमें मज़ा आता है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसको समझते रहिए, और आराम से प्यार से समझोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी जो आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ को समझ लोगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये दुनिया अपने आप पर फिदा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सीखना है, किसी भी हाल में सीखना है। तो आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, ये नाम कहाँ से आया त्रिकोणमिति, और इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपके किताब में दे भी रखा है कि त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये देखते हैं हम पहले। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में देखो, ट्राई का अर्थ होता है हमेशा 3, और गोनो का अर्थ हो गया गौन से पढ़ा है। ठीक, गोनो ये ग्रीक भाषा से लिए हुए शब्द है सारे। ठीक है, गौन का अर्थ होता है हमेशा भुजा, और पीछे बचा है ये मैट्री। तो मैट्री लिया हुआ है मेट्रॉन से, मेट्रॉन इसका अर्थ होता है माप, किसी चीज का मापन, मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 भुजाओं का मापन क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, यानी त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाएं कौन सी आकृति में होती हैं, त्रिभुज में होती हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज की यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। कि अगर हम बात करें, अगर ये कोई मीनार है, ठीक है, क्या है मीनार, तो अगर ये मीनार का शीर्ष है, और यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, व्यक्ति क्षैतिज है। ठीक है, क्षैतिज पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये मीनार को ऐसे ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ये देखकर ऊपर की ओर बता रहा है कि इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी हाइट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हाइट कितनी है ये, तो इसको देखने के लिए ये क्षैतिज है। ठीक है, तो हम यहाँ काल्पनिक क्षैतिज बनाएंगे, क्योंकि देखो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो क्षैतिज हमारे आंखों का क्षैतिज है वो सीधा होगा। ठीक है, तो इसको ये भी समान होगा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो इसको हमने काल्पनिक मान लिया ऊपर। तो इन जो ये क्षैतिज है काल्पनिक वाला, और ये वाला ये भी काल्पनिक ही एक रेखा हम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनेगा, ठीक है, उस कोण के आधार पर हम बता पाएंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। हम कोण को कैसे बता पाएंगे ये भी आगे समझेंगे। ठीक है, इस पर, क्योंकि ये फॉर्मूले सारे इसी के आधारित पर हैं। ठीक है, इसी के आधार पर है। ठीक है, एक तो ऐसे माप सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है यहाँ, जैसे ये पेड़ पर खड़ा है, ठीक है, ये पेड़ जमीन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, कोई भी जमीन पर यहाँ कोई भी एक वस्तु पड़ी है। ठीक है, इस वस्तु को ये ऐसे देख रहा है। तो इस वस्तु और जो इस क्षैतिज है, वस्तु को देख रहा है ये व्यक्ति, जो भुजा बन रही है, ठीक है, एक रेखा बन रही है काल्पनिक मानो। ठीक है, और इस जो क्षैतिज है इसके बीच में जो भी कोण बनेगा, इसके आधार पर हम इसकी
जो डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी ये वाली भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं और ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हम आगे इसी टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो इसमें हम 3 भुजाओं का मापन करेंगे। भुजाएं हमेशा त्रिभुज में बनती हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है मैं बता, देखो समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमेशा कौन सा हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री हमेशा कहाँ बनता है, जहाँ एल आकृति बनती हो, ठीक है। चाहे ऐसे बनो, चाहे ऐसे बनो, चाहे ऐसे बनो और चाहे ऐसे बनो। एल की आकृति बनी कैसी बनो, उल्टी सीधी, ठीक है। तो इसके विपरीत बनो तो वो हमेशा कौन सा बनेगा, 90 डिग्री कोण ही बनेगा। ये सारे 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो हमें ये चर्चा की है कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज के अंदर भी 2 कोण और होते हैं। वो कौन से कोण होते हैं, जैसे इसको मान लिया मैंने ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई तो कोण होंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका कोण हमें ज्ञात है, ये दोनों कोण ज्ञात नहीं है। तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण ए और कोण सी हमेशा आपस में क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण। यानी 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता हो वो हमेशा पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। और इससे न्यून कोण भी कह सकते हैं, न्यून कोण। ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। क्यों होगा, अगर यहाँ कोई भी कोण आएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें क्या होगा, देखो एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक तो 90 डिग्री हो गया और बाकी वाले दोनों भी क्या होंगे, 90 डिग्री होगा। इन दोनों का योग होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का योग कब होगा 90 डिग्री, या तो ये 60 होगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये न्यून ही आते हैं। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं 75 डिग्री का होगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये कौन से सारे कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है वो 90 डिग्री होता है और बाकी वाले दोनों जो कोण होते हैं वो पूरक कोण भी कह सकते हैं। और वो दोनों कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे जो इसकी त्रिभुज की भी कितनी 3 भुजाएं होती हैं। इस त्रिभुज में देखें तो ये भुजा ए बी भुजा, एक ए सी भुजा और एक बी सी भुजा, ये 3 भुजाएं होती है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई देखें, ठीक है, तो तीनों की अलग अलग है। तो इन तीनों का भी अलग अलग क्या है, एक नाम दिया हुआ है, जिससे हम कर्ण, लंब और आधार कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम चर्चा करेंगे कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक हमने बनाया है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, 90 डिग्री। मैंने बताया था कैसा भी एल बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, ठीक है, चाहे उल्टा हो सीधा हो, कैसा भी एल दिखता हो बनता हुआ दिखाई दे रहा हो तो वो हमेशा कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हमने देखा अभी। और उसमें 2 और कोण होते हैं, ये भी अभी देखा हमने, जो ये कौन से है, न्यून कोण है, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पूरक कोण भी है। तो अब इसमें देखना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, ठीक है। आधार हम सामान्य बात हम देखें तो आधार हमेशा कौन सा होता है, ये 37 वाला है, इसको हम मानते हैं आधार हमेशा, ठीक है। ये आधार है, ठीक है, एक बार मान लेते हैं ये आधार है, हम मानते भी हैं, ठीक है, ये आधार है। और ये हमारा कौन सा है, कर्ण। कर्ण हमेशा
90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ये, तो ये हमेशा कर्ण है। या ऐसे भी मान सकते, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे वो हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। अगर आपको सीधा दिख रहा है कि अब देखो इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, ये, तो ये कर्ण है, ठीक है, बड़ी भुजा है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले कि ये बड़ी भुजा इसमें से कौन सी है, तो आपको ये देखना है कि 90 डिग्री कौन कौन सा है। ये वाला 90 डिग्री कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, कर्ण है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि कर्ण कौन सा है। आधार हमने मान लिया ये, तो ये हो गया हमारा लंब। लेकिन ये कब, कौन सी कंडीशन है, अगर हम न्यून कोण की बात करें, अगर हम न्यून कोण सी के सापेक्ष, जैसे इसको मैं कुछ मान लेता हूं, ये कोण हमारा x है, ये x और ये मान लिया मैंने y। अगर मैं कोण x के सापेक्ष बात करूं इस भुजाओं के मापने की, ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। और इसके x के सापेक्ष में बात करूं यहाँ, ठीक है, तो ये होगा आधार, ठीक है। हमेशा आधार, उसका निचला हिस्सा जो आधार पर टिका रहता है वो आधार होता है। और जो इसके सामने वाली भुजा है, न्यून कोण के सामने वाली, जैसे x के सापेक्ष कर रहा हूं, तो x के सापेक्ष कौन सी सामने भुजा कौन सी है, तो ये है, तो ये हमारा ये वाली भुजा है, तो ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लंब कौन सा, हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, x के सापेक्ष, ठीक है। ये न्यून कोण है, इसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, इसको ऐसे घुमा दूं त्रिभुज को, ठीक है, जैसे ऐसे घुमा दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा, ये बी है और सी है, ये इसको ऊपर भेज दिया मैंने और ए को ऐसे नीचे दिया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे घुमा दिया। तो अब इसी त्रिभुज को मैंने ऐसे घुमा दिया, तो ये हो गया, ये हमारा ये रहा y और ये यहाँ चला गया x और ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। अब बताओ, इसके समय तो ये आधार था और ये थे लंब, ठीक है। तो हमने ऐसे घुमा दिया, तो अब ये हो गया इसका। अब इसके बाद हम y के सापेक्ष बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो y के सापेक्ष, तो y के सामने वाली भुजा ये रही, ठीक है। कोण y के सामने वाली भुजा ये रही, तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये हमारा कर्ण है और ये लंब है, और आधार हमेशा जो बच की वो भुजा आधार है। तो यहाँ देखो, यहाँ बीसी भुजा थी वो क्या थी, आधार थी, और यहाँ बीसी भुजाएं वो लंब हो गई। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या किया, जो इसका जो न्यून कोण था उसके हम अलग अलग अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम सिर्फ जो सी पर कोण बन रहा था, ठीक है, कौन सा, ये एक्स कोण, ठीक है, एक्स कोण की बात कर रहे थे, तब आधार ये था और लंब ये था। लंब हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है, कब होते हैं, जिसके हम अकॉर्डिंग, किसके कोण के अकॉर्डिंग बात करें उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसमें लंब, आधार और ये कर्ण है, क्योंकि हम इसके एक्स के सापेक्ष, एक्स कोण के सापेक्ष हम क्या यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके सापेक्ष बात करें तो आधार ये हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ठीक है। और इसका अब अनुपात की बात करें, ठीक है, अनुपात हमेशा क्या होते हैं कि जैसे मैंने मान लिया ये 4, ये 3 और ये मान लिया मैंने 5, तो अनुपात हमेशा, अगर ये मैंने माने हैं, ठीक है, अभी तो अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, इन दोनों भुजाओं का, तो 4:3, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं तो 4:5, ठीक है। इनसे इसका अनुपात निकाला, इनसे इस भुजा का अनुपात निकाला, ठीक है। ऐसे ही इस भुजा से इस भुजा का अनुपात निकालूं तो 3:4 और 3:5। इससे पहले इसका अनुपात निकाला, इससे इसका अनुपात निकाला, ठीक है। ऐसे ही 5 से इसका अनुपात, ठीक है, इस वाली भुजा से 5:3 और 5:4, इससे इसका अनुपात। तो देखो मैंने जो हमारी 3 भुजाएं उससे हमेशा 6 अनुपात बनते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 अनुपात बने, इससे अब आगे अनुपात बनना कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये 6 ही बनेंगे यहाँ। तो हमेशा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी है, वो हम अभी पढ़ेंगे, जो साइन कॉस टेन वाले हैं, ठीक है, वो अभी देखेंगे। ये तो हमने संख्या ले ली, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हमें कोई संख्या नहीं दे रखी हो, पता नहीं हो, तो हम ऐसे करेंगे कि लंब बटे आधार और लंब बटा कर्ण, लंब बटा
कर्ण। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और ऐसे ही कह सकते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, और ऐसे ही कह सकते हैं कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। ये 6 तरह के अनुपात बनते हैं इसमें भी। देखो 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर मैंने संख्या से दर्शाए, ये बिना संख्या से दर्शाए। ठीक है, ये तो हमने जो मान दे रखे हैं, जैसे मैंने लंब 4 माना तो उसको लंब की जगह मैंने 4 लिख दी। ठीक है, अगर आपको ये अज्ञात ही होंगे सारे, ठीक है, इसको अब ज्ञात करेंगे तो ये कंडीशन अपनाएंगे। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। ठीक है, ये सीक्वेंस से आपको याद रखने हैं। अब इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ, फिर इसको हम सीक्वेंस से कैसे याद रखने हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले हमेशा साइन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब इसको ये सीक्वेंस यही है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात की सीक्वेंस है। ठीक है, इसको आपको डिटेल में याद रखना है और सीक्वेंस से याद रखना है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि इसको अब अगर अनुपात के रूप में याद रखना है तो वो ट्रिक लगानी है आपको। कौन सी? जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं LAL, ये ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था बचपन से, आप तो अभी पढ़ रहे हो इसमें जो लाल कक्का। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होती हैं और ये याद भी रहती है ज़्यादातर, क्योंकि ये आसान ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ देखो L का अर्थ यहाँ क्या है, लंब। ठीक है, लंब से लिया गया है सीधे L, और A का अर्थ यहाँ है आधार, और K का अर्थ है यहाँ कर्ण। ठीक है, सीधा, आपको इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। और हमेशा जो इसकी सीक्वेंस यही याद रखनी, पहले ऊपर वाला होगा साइन सीधा ही, और ये होगा कॉस और ये होगा टेन। ठीक है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा आधार। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, ऐसे ही ऐसे चलते हैं सीधे सीधे, वापस ऐसे उल्टे चलने ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमेशा साइन का देखो टेन का उल्टा कॉट होता है, और साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा हमेशा सेक होता है। ठीक है, तो ऐसे सीधे चलते हैं उल्टे, सेक, सॉरी, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये याद रखना, पहले साइन, कोस, टेन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि लंब बटा कर्ण है वो हमेशा साइन होगा, और कोस बटा जो कोस है वो आधार बटा कर्ण होगा, और जो टेन है वो होगा लंब बटा आधार। ठीक है, ऐसे ही होगा आपके ये वाली, जो ये उल्टे कर देना। ठीक है, कर्ण बटा लंब होगा वो होगा कोसेक। ठीक है, और कर्ण बटा आधार होगा वो होगा सेक, और जो हमारा कोट होगा वो होगा आधार बटा लंब। इसके ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, इसको आराम से समझना है और भी अच्छी से। अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे रहिए और वापस समझिए दोबारा। ठीक है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल में काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया त्रिकोणमिति। इसमें अब एक पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, आपने सुना होगा नाम और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा क्या होती है, अगर आपको ध्यान में हो तो आप सोचिए मन में कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ये कहती है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा होती है, उन बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, उन छोटी दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, कैसे होती है ये मैं लिख कर दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी भुजा ये होगी कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती, तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर, फिर छोटी दो भुजाएं, दो छोटी कौन सी, ये रही दो छोटी भुजाएं, लंब और प्लस आधार।
ठीक है। और इन दोनों का क्या होता है, वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ये वाली कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, जो कर्ण होती है, उसका स्कोर हमेशा लंब स्कोर प्लस आधार स्कोर के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये आपकी है पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारे बहुत ही ये काम आएगी आगे सारे क्वेश्चन में करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी होगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आधार को भी। और इसको अब चेंजिंग करें, ठीक है। अगर मैं के का मान तो दिया हो और बाकी वाले मान निकालने हो तो एल स्क्वायर, जैसे एल का मान निकालना हो, ठीक है, और ये बाकी वाले दे रखे हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर और बी ये इधर आएगा प्लस में, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगी इसको। ये भी सूत्र आप याद रखना ऐसे। और अगर आपको बी याद करना है, ठीक है, मतलब आधार, तो आपको कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। ये इससे ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला। और इस फॉर्मूले से ही ये दोनों फॉर्मूले निकल के आए। क्योंकि मैंने अगर हमें दे रखा हो कर्ण, तो अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो ये सीधा ही फॉर्मूला लगा देना है। अगर हमें लंब, ठीक है, लंब ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, देखो के तो यहाँ रहा, तो इसको मैंने यहाँ पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर आते माइनस में। अगर हमें आधार निकालना तो ऐसे ही किया मैंने, ठीक है। ये थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय।